जय माता की मित्रों, आज शुरुआत करते हैं चित्रा नक्षत्र की। अब कुछ पाठ चित्रा नक्षत्र के चलेंगे और उसमें विभिन्न ग्रह और उनकी दृष्टियां, उन सब की बातें करेंगे, क्योंकि हस्त नक्षत्र तक के पाठ आपको मिल चुके हैं। चित्रा नक्षत्र, हालांकि नक्षत्रों के विषय में हमने शुरू में ही जब चैनल का शुरुआत किया था उसी समय में पाठ दिए थे, जो कि एक प्रिलिमिनरी स्टेज के थे कि शुरुआत में चैनल चलाया तो आपको अगर जुड़ना है तो किस तरह से चीज़ों को समझना है। अभी उसके अंदर की यात्राएं चल रही कि उसके अंदर ग्रह बैठे हो, उसके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियां हो तो कैसे फल होंगे। उसके बाद में फिर डीप चर्चा नक्षत्र की 27 नक्षत्र की वापस करेंगे। ये नक्षत्र क्या है और इनको किस तरह से समझना चाहिए, किस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए, और हम लोगों के भौतिक शरीर के सुख या दुख के लिए इनकी कैसी कैसी भूमिका होती है, किस तरह से हम आने वाले समय को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये नक्षत्र हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से बताते हैं ये बातें। बहुत से तरीके, बहुत से विधियां हैं और बहुत से पाठ हमने पोस्ट भी किए हैं। अगर आप शुरू से पाठों का अध्ययन करते हुए या सुनते हुए आएंगे तो आपको बहुत सी नई बातों का भी पता चलेगा और कुछ भ्रांतियों से भी आपकी दूरी बनेगी। मस्तिष्क में जो विकार पैदा हो गए या डर पैदा हो गया है एक ज्योतिष से संबंधित विषय को लेके, उससे बहुत कुछ आपको सोच में भी परिवर्तन होगा, बुद्धि में भी परिवर्तन होगा, और किस तरह से आप ग्रह नक्षत्रों को समझते हैं उसमें भी आपको थोड़ी सहायता जरूर मिलेगी। चित्रा नक्षत्र का एक नॉर्मल सा बातें करते हैं कि बेहद बुद्धिमान होता है ऐसा इंसान। इसके चारों नक्षत्रों में 2 चरण कन्या राशि में रहेंगे और 2 चरण तुला राशि में रहेंगे। यहां पे इंसान के विषय में बताया गया है कि चित्रा नक्षत्र वालों को अगर वो अपनी शक्तियों को पूरी तरह जागृत करे तो ये बहुत अच्छे भविष्य वक्ता भी बन सकते हैं। हर चीजों के लिए इनको विरोध भी सहना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये विरोध को सह के, उससे लड़ के जब वापस ऊपर उठते हैं तो पहले जितनी प्रोग्रेस की है उसका परसेंटेज और ज्यादा आता है। मतलब हर विरोध से इनकी प्रोग्रेस होती है। वंचित वर्ग मतलब समाज के जो निम्न स्तर के वर्ग है, जिसको वर्तमान समय में हम ये बोल सकते हैं कि कोई जाति विशेष का महत्व नहीं है। वंचित वर्ग मतलब जिनको हेल्प चाहिए, वो जाति कोई भी हो सकती है उसकी, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर जातियों में वंचित वर्ग है जिनकी कोई सुनता नहीं। वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि जिनके पास पैसा है या जिनके पास अधिकार है या जिनके पास समाज में कुछ रुतबा है, उन्हीं लोगों को अग्रणी श्रेणी में गिना जाता है। तो वो हर समाज में है। आजकल के समय में ये कोई जाति विशेष का कोई मकसद मैटर ही नहीं रहा। अभी वंचित वर्ग हर जाति में मिलने चालू हो गए। वंचित वर्ग मतलब जिसके पास कुछ नहीं है, मुश्किल से अपने दाल रोटी का बंदोबस्त हो रहा है, मुश्किल से अपने घर परिवार का खर्चा चला रहे हैं, और हर चीज में, चाहे समाज में हो चाहे अपने गली मोहल्ले में हो, उनको एकदम लास्ट की सीट में भी पीछे खड़ा होना पड़ता है। कोई भी सभा हो, कोई भी आयोजन हो, कोई भी काम हो, कोई भी चीज में कोई भागीदारी करना हो, उनको मतलब एक तरह से वंचित कर दिया जाता है। तो उन लोगों के प्रति विशेष अच्छी भावना इन लोगों के अंदर रहेगी। उनकी सहायता में, उनको ऊपर उठाने में, उनकी हेल्प करने में, उनके साथ बैठने में, उनके सुख दुख की तकलीफ सुनने में ऐसे इंसान बहुत अच्छे होते हैं। तो एक नॉर्मल सी बात यहाँ चित्रा नक्षत्र के बारे में बताई गई है। 30-35 साल का जीवन इनका थोड़ा संघर्ष में रहता है और उसके बाद में ये उत्तरोत्तर प्रगति में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चित्रा नक्षत्र में अगर आपका सूर्य देव प्रथम चरण, धनी होता है ऐसा इंसान, और मशीनों से संबंधित कामों में विशेष दिलचस्पी होता है, खुद भी मैकेनिक है, और ऐसा जातक अपनी वाइफ की कोई बात को टालता नहीं है। अब यहां पे ये सोचने वाली बात है कि 2 चरण बुध के नक्षत्र में कन्या राशि में आएंगे, जो काल पुरुष की कुंडली अनुसार आपके 6ठे स्थान में विराजमान होंगी। यहां पे बातें प्रथम चरण की हो रही है, मतलब प्रथम और द्वितीय चरण तो आपके 6ठे स्थान में आएंगे, और तीसरा और चतुर्थ चरण आपका तुला राशि में 7वें स्थान में आएगा काल पुरुष की कुंडली अनुसार।
लेकिन यहां पे बोला गया है कि पत्नी की बातें टालते नहीं है। अब इस रहस्य को समझना, इस बातों को समझना, ये थोड़ा मतलब आपको डीप अध्ययन की तरफ लेके जाएगा। हालांकि यहां पे हम इस समय में कोई चर्चा इस बात की नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमारा वीडियो का जो पुस्तक में लिखा है उसी अनुसार आपको बताते हैं। दूसरा चरण, व्यक्ति औषधियों से संबंधित, आयुर्वेद हो सकता है या मेडिकल लाइन हो सकती, रसायन हो सकता है, मादक पदार्थों से जो औषधियां बनती है वो हो सकता है, उसके कामों में कुछ विशेष रुचि लेता है और उसी कामों में प्रवृत्त भी होता है। तीसरा चरण, धार्मिक विषय से संबंधित बहुत दिलचस्पी रहती है ऐसे इंसान में और खुद भी बहुत अच्छा विद्वान भी होता है। तो जाहिर है अगर वो दिलचस्पी रखेगा तो उसको जानेगा, उसको पढ़ेगा, उसकी स्टडी करेगा तो ऑटोमेटिक वो विद्वान की श्रेणी में भी आएगा। चतुर्थ चरण, मशीनों के प्रति वापस दिलचस्पी देता है और खुद एक कुशल मैकेनिक होता है। अब बात करते हैं कि सूर्य आपके चित्रा नक्षत्र में और उसके ऊपर चंद्रदेव की दृष्टि है। तो चंद्रदेव जल संबंधी व्यवसाय से कुछ विशेष लाभ देती है। परिवार में, ऐसे इंसान के परिवार में बहुत सी स्त्रियां होती है। बहुत सी स्त्रियां मतलब जैसे बहुत बड़ा कुनबा हो गया, बहन हो गई ज्यादा, बुआ भी हो सकती है, या बहुत बड़ा परिवार है, पिताजी के 4-5 भाई है या खुद के भी 4-5 भाई है, उनकी स्त्रियां हो सकती है। तो सबसे ज्यादा अपने परिवार की जितनी भी स्त्रियां हैं ये उनके सुख दुख का विशेष ख्याल रखते हैं। मंगल की दृष्टि जातक को साहसी और वैभव से संपन्न बनाती है। बुध की दृष्टि राइटिंग के क्षेत्र में कुछ प्रतिभा होती है, राइटर हो सकता है, कवि हो सकता है। गुरु की दृष्टि गवर्नमेंट से कनेक्टेड कामों में सफलता दिलवाती है। शुक्र देव की दृष्टि राजनीतिक क्षेत्र में उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। और शनि की दृष्टि मानसिक संतुलन थोड़ा संकीर्ण होता है, मतलब छोटी छोटी बातों पर थोड़ा गौर करता है और कुछ विशेष परिवार के लिए अच्छी कोई मनोवृत्ति का इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, शनि की दृष्टि। अब बात करते हैं कि क्या जो हमने वैसे भी बोला था उस समय कि भाई प्रथम चरण में पत्नी की बात विशेष मानता है। बहुत बार शायद बोला है हमने कि ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक हो, चाहे वेद वेदांग हो, चाहे पुराण हो, चाहे कलयुग में लिखे हुए ग्रंथ हो, रामचरितमानस हो, एक बार नहीं बार बार पढ़िए, बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। और बार बार पढ़ने से ही जो लिखा गया है उसको डिकोड कर सकेंगे, ऐसे बहुत मुश्किल है। क्योंकि बुध देव का नक्षत्र है और वहां पे बुध देव की राशि है कन्या राशि, और छठे स्थान पे आपका नक्षत्र में सूर्य देव अगर विराजमान होता है चित्रा नक्षत्र, तो जाहिर सी बात है कि यहां पे आपका चित्रा नक्षत्र का कुछ विशेष फल प्राप्त होता है। कारण कालपुरुष की कुंडली अनुसार सिंह राशि आपके पंचम स्थान में विराजमान होती है, सूर्य देव वहां का फल आपको प्राप्त करवाता है, चाहे वो कहीं भी प्लेस हो। सूर्य देव ग्रहों में राजा बोला जाता है, लेकिन क्रूर ग्रह की उपाधि उनको है, पापी ग्रह की नहीं है, क्रूर की है। मतलब एक पिता जो अपने बच्चे के प्रति भाव तो कोमल रखता है, लेकिन अपने भावों को अपने चेहरे पे नहीं आने देता, क्योंकि उसको सुशिक्षित करना है, उसकी गलत आदतों से उसको छुटकारा देना है। तो कुछ क्रूरता भी पिता के अंदर बताई गई है, वैसा ही कुछ सूर्य का स्वभाव होता है। तो यहां पे आपको यह ज्ञान दिलवाता है। जब वो बुध देव की राशि में छठे स्थान पे बैठेगा तो शत्रुओं का दमन करेगा अपने ज्ञान के द्वारा, अपने ओज और अपने बल के द्वारा। और चित्रा नक्षत्र अपने आप में बहुत अच्छी बात है। इसके खुद के फल कुछ इस टाइप के हैं कि यहां पे सूर्य का फल बहुत अच्छा मिलता है। आदमी भविष्य वक्ता हो सकता है। कैसे? क्योंकि सूर्य का वो
जो मेन ज्ञान है वो आपको प्राप्त होता है। आदमी लोगों का भला करेगा। सूर्य समान दृष्टि से, समान भाव से हर जीवों पे, पूरी पृथ्वी पे अपनी दृष्टि डालता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। तो ये वंचित वर्गों की तरफ आकर्षित होंगे। और जो भी सूर्य देव को समझ पाए हैं ज्योतिष शास्त्र में कि साक्षात जिंदा जिनको भगवान जो एकदम अपनी आंखों की दृष्टि से, भौतिक शरीर से हम लोग देख सकते हैं, वो सूर्य और चंद्रमा और कुछ ग्रह जो हम लोगों को दिखाई दे जाते हैं और कुछ दूरबीन के द्वारा दिखाई देते हैं, इनको भगवान की श्रेणी मान सकते हैं आप। भौतिक शरीर के सुख दुख को प्राप्त करवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जब ये अपनी यात्रा में जीव को यात्रा करवाते हैं कि आज आप 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, 3 साल के, धीरे धीरे आपकी यात्रा आपके भौतिक शरीर की बढ़ रही है, लेकिन वैसी की वैसी यात्रा आपकी मन की या आपकी आत्मा की हो रही है या नहीं हो रही है, ये आपके ग्रह और आपके कर्म बता देंगे कि कौन से ग्रह आपके ऊपर ज्यादा इफेक्ट दे रहे हैं। अगर चित्रा नक्षत्र में सूर्य है और आप एक्चुअल में वंचित वर्गों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आप एक्चुअल में भूत या भविष्य काल को देख पाने की क्षमता को डेवलप कर रहे हैं, कुछ चीजों का आपको आभास होता है और बाद में वो चीजें सही होती है, इसका मतलब आपका सूर्य आपने बहुत संभाल के रखा है और बहुत अच्छा वो ग्रो कर रहा है। धीरे धीरे आपकी यात्रा के साथ साथ, आपके उत्थान के साथ साथ, आपकी ग्रोविंग के साथ साथ वो भी ग्रो हो रहा है आपके शरीर में। मतलब उनका जो स्थान निर्धारित दिया गया आपको प्रारब्ध के द्वारा, आपके जन्मपत्री में किसी भी भाव में हो सकते हैं, कोई भी लगन हो सकता है, लेकिन जो पर्टिकुलर क्षेत्र आपके लगनानुसार सूर्य देव को मिला है, जहां पे उनका प्लेसमेंट है चित्रा नक्षत्र में, उस चीज का डेवलपमेंट हो रहा है। उस चीज में न कोई गंदगी आ रही है, न कोई फफूंद आ रही है, न कोई वहां पे कोई ऐसे कोई वायरस आ रहे हैं जिसकी वजह से वहां पे कोई बिगाड़ हो रहा है। वो बहुत अच्छी तरह से आपका ब्राइट हो रहा है, चमक रहा है और धीरे धीरे बढ़िया ग्रो कर रहा है। तो फिर अकेला सूर्य आपकी यात्रा को, पूर्ण यात्रा को मंगलमय बना सकता है। और यही सब ग्रहों की, इन्हीं सब चीजों को लेके हम लोगों के ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे नियम बना दिए थे इस भौतिक शरीर को चलाने के लिए, कुछ नियमों में बांध दिया था कि आपको क्या करना है, किस तरह से आपको जीवन यापन करना है, किस तरह से आपको अपने संस्कार या अपने कर्मों पे ध्यान देना है, किस तरह की बंदिश आपको अपने ऊपर लगानी है। तो फिर वो चीजें जैसे जैसे आपकी ग्रोविंग होती है, वैसे वैसे उन ग्रहों का, उन चीजों से संबंधित आपकी चीजें, आपने बहुत बार देखा होगा या अपनी माता से या दादी से, जैसी आपकी उम्र है, आपके घर में या आपके आसपास में, आप उसको खोजने की कोशिश कीजिए कि तुम्हारे पिताजी को जन्मपत्री हम लेके गए थे उस पंडित जी के पास, तो उन्होंने बताया था कि इसको हमेशा, मतलब जितना हो सके पशु पक्षियों को दाना डालने के लिए बोलना। और वो आज तक, जब तक स्वर्गलोक नहीं गई आपके पिताजी की मम्मी, तब तक पहले बेटे से करवाती थी। बेटा अपने कर्म क्षेत्र में उतरा तो उसको यही समझाया कि जब भी मौका मिले करना है, उसने किया। और उसके बाद में हो सकता है आपकी मम्मी या उनकी पत्नी वो भी कर रही होगी। तो ऐसे दृष्टांत बहुत मिलेंगे जो उस समय के ज्योतिष आपको पीड़ा नहीं बताते थे, वो डायरेक्ट उपाय बताते थे। और सबसे बड़ी खास बात है कि उस समय में हम लोग उन पे विश्वास भी करते थे। आज अगर कोई उपाय बताता भी है आपको तो आप उससे तर्क करते हैं, क्योंकि गूगल का ज्ञान हो गया, सोशल मीडिया का ज्ञान ऐसा हो गया, कुछ इतनी भ्रांतियां आ गई दिमाग में कि उस पंडित ने या उस ज्योतिष ने तो ऐसे बताया था, आप ऐसे बता रहे। तो फिर बहुत मिलेंगे ऐसे, और फिर कुछ नहीं कर सकेंगे आप, न कोई उपाय कर सकेंगे, न उसके अनुसार अपने जीवन को चला सकेंगे, न अपने ऊपर कोई बंदिश लगा सकेंगे, झूलते रहेंगे। और जिस तरह का भ्रमण या दिमाग का जो यात्रा, जो भ्रमित होने वाला ज्योतिष के क्षेत्र में जो चल रहा है, लास्ट में आपके मुंह से निकलेगा सब ढकोसला है,
सब आडंबर है, जबकि आपने कुछ किया ही नहीं है उसके लिए। न तो किसी का बताया हुआ उपाय किया है, न आपने उसको समझने की कोशिश की है, न आपने खुद कोई पुस्तक का 3-4 बार कम से कम अध्ययन किया है। आप कोई एक पुस्तक ले आइए जो पुरानी हो, उसको तीसरी बार पढ़ना चालू कीजिए, आपको बहुत कुछ पता चलेगा उसी पुस्तक को। जैसे हम लोग कोर्स की किताबें बार बार पढ़ते हैं जब एग्जाम आता है कि हम लोगों को याद हो जाए, तो बहुत सी बातें क्या होती है कि वो दिमाग में इस तरह से सेट हो जाती है कि पुस्तक में लिखा हुआ एज इट इज वैसा का वैसा नहीं आता है। जब आप आंसर देने बैठते हैं, अपने दिमाग से भी कुछ ऐसे आंसर बना देते हैं आप कि जो टीचर कॉपी जांचता है वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि ऐसा भी हो सकता है। वैसा ही कुछ ज्योतिष है। किसी एक योग के बारे में एक पुस्तक में कुछ लिखा है, और उसी योग को जब आप दूसरी से तीसरी बार जब उसी चैप्टर में आते हैं पढ़ते हैं, तो जो 2 बार आपने जिस अर्थ को समझा था उस अर्थ में कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगी आपकी। फिर दिमाग थोड़ी गहराई में उतरेगा, उस सोचने पे मजबूर होगा कि शनिदेव को बता दिया गया यहां पे कि कुछ आपको तकलीफ देगा, तो तकलीफ किसको मिलेगी? आपको। आप कौन है? आप अपने आप को केवल शरीर मानते हैं? सनातन धर्म के संस्कार तो यह नहीं बताते हैं कि आप शरीर हैं। शरीर केवल एक वस्त्र है जो आपको मिला है। तो फिर प्रताड़ना किसको देंगे? उस वस्त्र को देंगे या आपको देंगे? उस वस्त्र को देंगे। बचने का तरीका, आप अपने कर्मों में एकदम सही रहिए और ये सोच के चलिए कि अमर कोई नहीं है, तो फिर मैं थोड़े से समय के लिए गलत काम क्यों करूं? मैं ऐसे पैसों का अर्जन क्यों करूं जिसको पाने के लिए फिर कोई गलत इंसान या गलत प्रारब्ध मेरे घर में जन्म ले और फिर उस गलत रास्ते के बनाए हुए पैसे से उसका भोग करे और मेरे समाज को कलंकित करे। ऐसा प्रत्यक्ष उदाहरण आपके अगल बगल में देखने को मिल जाएगा कि पैसा तो बहुत है लेकिन बच्चे संस्कारी नहीं है। यह वर्तमान समय की बहुत बड़ी विडंबना है कि बहुत अच्छे पद पे है, लेकिन जब बच्चों की कहानियां सुनते हैं तो बहुत अलग देखने को मिलता है। तो वही चीजें लाइए जो सही अर्थों में आप उसके हकदार हैं। आपने मेहनत करके प्राप्त किए, आपने अच्छे कर्म करके प्राप्त किए, आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, सही तरीके से अपना वर्क किया है और उसमें से भी कुछ न कुछ अपने परिवार के जो आपसे निचली श्रेणी में आपसे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, आप उनके साथ भी बैठिए। फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग है तो उनका भला भी कीजिए। तो यही ग्रह नक्षत्र जो बताया जाता है कि शनिदेव आपको पीड़ा देंगे, वो नहीं देंगे। वो क्या करेंगे? वो आपको एक ट्रांसशिपमेंट सेंटर बना देंगे, क्योंकि उनको विश्वास हो जाएगा कि ये इंसान अगर मैं दूसरे किसी के लिए इसको कुछ दूं तो ये ईमानदारी से वो हिस्सा उसको देगा। तो फिर दूसरे भाग्य का फल जब तक वो भाग्यवान नहीं हो जाता, मतलब जब तक वो कर्म क्षेत्र में नहीं उतरता, उसका फल भी आपको प्राप्त होना चालू हो जाएगा। इसीलिए तो सनातन धर्म में हम लोगों के भारतवर्ष में एक सम्मिलित परिवार की परंपरा थी। आजकल के ज्योतिषियों से यह सुनने को मिलता है कि एक उम्र के बाद में आपके ही ग्रह आपके ऊपर इफेक्ट करेंगे। कोई माता पिता, बहन भाई, या कोई भाई की वाइफ, या कोई दादी, या कोई बड़े परिवार में है तो उनका कोई इफेक्ट आपको नहीं होगा। सिरे से गलत है, 100% गलत है। कि एक फैक्ट्री में अगर कोई मालिक है और उसमें 1000 मजदूर या वर्कर काम कर रहे हैं और आप बोलते हैं कि वो फैक्ट्री केवल मालिक के स्टार पे चल रही है, इम्पॉसिबल है। भगवान ने उसके ग्रह कुछ इस तरह से डेवलप किए हैं कि वो हजारों आदमियों का पेट भर सकता है
और ऐसे हम अपनी सर्विस लाइन में ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं कि एक ऐसी इतनी बड़ी करोड़पति जिनका नाम था फर्म का बहुत बड़ा, और बहुत आदमी वहां पे वर्क करते थे। वहां पे उस समय के टाइम में मतलब असम साइड में क्या होता था कि हम राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, बिहार से सब लोग वर्किंग करने आते। तो जो नौकरी करता था उनका खाने का बंदोबस्त भी उसी फर्म में एक मेस जैसा सिस्टम था। एक खाना बनाने वाला आदमी रहता था, साथ में एक दो आदमी हेल्पर था जो बर्तन वगैरह धोता था। पूरा सब स्टाफ का खाना वहीं बनता था। और उसमें क्या होता, जो व्यापारी दूर दूर से आते थे तो दोपहर का या शाम का या एक दिन का स्टे भी वहीं हो जाता था, क्योंकि वो वहीं से माल लेके जाता था, तो वो भी खाना वहीं खाता था। तो आप सोचिए कितने आदमियों के पेट में अन्न जाता था। जब नई जनरेशन आई और जब वो हेड देखा कि खाने में बहुत खर्चा लग रहा है, तो उसने सबसे पहले उस हेड को ब्लॉक किया। उसने प्रॉफिट नहीं देखा, उसने खर्चे को देखा। उसने इनकम जो होता है, नेट प्रॉफिट जो साल में कितना कमा रहे हैं, उसको नहीं देखा। उसने देखा खर्चे को कि ये खर्चा अननेसेसरी लग रहा है। उसने उसको बंद किया। बंद करते ही क्या हुआ, जो स्टाफ वहां खाना खाते थे वो बाहर खाने लग गए। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, वो जो प्रॉफिट का परसेंटेज उन लोगों का 10% था, वो सीधा 2% में आ गया। और फिर धीरे धीरे नतीजा क्या हुआ कि आज कुछ नहीं, खुद नौकरी कर रहे। ऐसे हम अपनी लाइफ के कम से कम एक ही क्षेत्र में सर्विस किया है, एक ही जगह में ज्यादा स्टे किया है। वहां से आपको 15-20 एग्जाम्पल बड़े बड़े बता सकते हैं। तो आप ये तो भूल ही जाइए कि केवल आपके ही भाग्य के ग्रह काम करेंगे, नहीं, जितने आपके साथ जुड़े हुए सबके ग्रह आपको काम करेंगे। हां, आपने अगर ईमानदारी से अपने वर्क का, अपने कर्मों का निर्वाह किया है, तो जो दूसरे के भाग्य से जुड़ा हुआ चीज है वो भी आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ईश्वर पे उन ग्रहों की दृष्टि आपके ऊपर सकारात्मक है, पॉजिटिव है। उसको विश्वास है आपके ऊपर कि आप ईमानदारी से उसके भाग्य का पैसा या उसके भाग्य की चीजें आप उसको प्रोवाइड करवाएंगे, तब उसके भाग्य का भी आपको मिलेगा। ये ज्योतिष की बहुत गहरी बातें हैं जो प्राय कर बहुत कम बोलते हैं हम, लेकिन इन्हीं बातों को समझने के लिए उन्हीं पुस्तकों को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।